लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? पहला लॉ होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और ये मान लो इंसिडेंट रे आ रही है, ये मान लो इंसिडेंट रे आ रही है। व्हाट इज इंसिडेंट रे? जो कि बाउंड्री की तरफ जा रही है। और नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन, ये नॉर्मल हो गया। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। सो लॉ बोलता है μ1 sin I इज μ2 sin R। μ1 sin I इज μ2 sin R। समझ में आया कि नहीं आया? μ1 sin I, तो sin R क्या हो गया? ये वाला एंगल हो गया R, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का, हाँ या ना? अच्छा, अब ये है कि अकेला ये लॉ काफी नहीं होता रिफ्रैक्टेड रे बताने के लिए। दूसरा लॉ क्या होता है? क्योंकि अगेन वही बात जो हमने रिफ्लेक्शन में कही थी कि यार रिफ्रैक्टेड रे ऐसे भी हो सकती थी, क्योंकि ये तो सारे के सारे ऐसे आर वाला एंगल तो ये कोन टाइप में सारी हो सकती है। तो फिर उसने कहा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in same plane, they lie in same plane। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, ये लॉ मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। कैसे याद रखना? जैसे मैंने बोला μ1 sin θ1 is μ2 sin θ2 is constant, mu into sin थीटा इज कांस्टेंट। ऐसे याद रखना ज्यादा आसान नहीं है। इससे ये भी सोचो गाइस इधर देखो, मान लो ये वाला मीडियम रेयरर था और ये वाला मीडियम डेंसर था। ये डेंसर था तो इसका मतलब μ2 छोटा था, सॉरी बड़ा था, डेंसर है ना, तो ये बड़ा था और ये छोटा था। तो ये अगर बड़ा था तो इसका मतलब ये क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब दैट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब तुम रेयरर टू डेंसर जाओगे तो इसका मतलब म्यू बढ़ गया तो साइन थीटा घट गया, साइन आर घट गया, तो इसका मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ऐसे ही अगर ये डेंसर था और ये रेयरर था तो हम ये कहेंगे ये छोटा हो गया तो ये बड़ा हो जाना चाहिए, तो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात समझ में आई? सिंपली मैं ये बता रहा हूं जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो यहां से रे आएगी तो ये ऐसे जाएगी, और अगर हमारा ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो ये रे आएगी इंसिडेंट रे, तो ये ऐसे जाएगी। एम आई राइट? इस केस में म्यू रेयरर, ये म्यू आर हो गया, ये म्यू डेंसर हो गया, तो इसमें म्यू डेंसर इज ग्रेटर देन म्यू रेयरर। इसमें ये म्यू डेंसर हो गया, ये म्यू रेयरर हो गया, तो इसमें ऑब्वियसली म्यू डेंसर इज ग्रेटर देन म्यू आर। तो इसमें हो जाएगा ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, आते हुए टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर में डेंसर से रेयरर जाते हुए अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये समझ में आ गया है? नहीं आ गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3। अच्छा, ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसके ग्रेटर होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। 1 हो गया एयर के लिए, बाकी सब मीडियम्स के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 1 ही होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब हम ये कहें यहां से इंसिडेंट रे आई ऐसे, एंड दिस इज एंगल
30 डिग्री। क्वेश्चन इज फाइंड एंगल ऑफ emergence, find angle of emergence in fourth medium, find angle of emergence in fourth medium। मैं समझा रहा हूं भाई, जैसे ये टेंसर है, इससे रेरर में जा रहे हो, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, और ये वाला एंगल ले लो थीटा 2। अब तुम क्या कहोगे बेटा, ये कहोगे 2 sin 30 इज √2 sin थीटा 2। सॉरी √2 नहीं है, √3 है। अब ये और रेरर में जा रहा है, अब यहां पर ये वाला एंगल थीटा 2 ही तो हो जाएगा। हाँ, अब ये और रेरर है तो ये और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, इसे ले लो थीटा 3। अब यहां पे स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या कहोगे, √3 sin थीटा 2 इज √2 sin थीटा 3। अब ये थीटा 3 है तो ये वाला एंगल भी थीटा 3 है, और यहां पे कुछ एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो यहां पे स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या कहोगे, √2 sin थीटा 3 इज 2/√3 sin E। मतलब आइडिया बीइंग कि सबसे इनिशियल से सबसे फाइनल पे भी लगाया जा सकता है। कब, दैट इज द क्रूशियल पॉइंट, कब, व्हेन द बाउंड्रीज आर पैरेलल, व्हेन द बाउंड्रीज आर पैरेलल, बिकॉज इफ द बाउंड्रीज आर पैरेलल देन दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधा इनिशियल से फाइनल लगा दोगे। कब नहीं लगा सकते, अगर बाउंड्रीज किसी एंगल पे होती। डू यू रियलाइज कि बाउंड्रीज किसी एंगल पे होती, दैट इज लाइक सेइंग प्रिज्म, उसमें नहीं लगा सकते। तो सीधा बिल्कुल इनिशियल टू फाइनल भी लगाता तो भी यही आता कि 2 sin 30 इज 2/√3 इंटू साइन ई। तो ई आ गया 60 डिग्रीज, ई आ गया 60 डिग्रीज। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा एक और चीज, अगर ये कह देता क्वेश्चन वाला कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान लो 2 ही है, तो ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल होती, क्योंकि एंगल ऑफ इमरजेंसी भी कितना होता, 30, एंड दैट इज ग्लास स्लैब। क्योंकि ग्लास स्लैब में दोनों तरफ एयर होती है, तो इनिशियल मीडियम एंड फाइनल मीडियम आर सेम। तो इनिशियल रे और फाइनल रे आर पैरेलल टू ईच अदर, So next topic would be your glass slab. ग्लास स्लैब, भाई मान लो ये ग्लास स्लैब है, ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहां पर हमने नॉर्मल बनाया और मैंने कहा ये इंसिडेंट रे आ गई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे स्नेल लॉ लगेगा, साइन आई इज म्यू साइन आर। यहां पर जब ये हिट करेगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर ही होगा। तो म्यू साइन आर इज साइन आई। तो यहां पर जब ये एमर्ज करेगा तो ये भी आई पे ही एमर्ज करेगा। क्या मैं कह सकता हूं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? वो ये कह सकता है कि लेकिन एक और चीज हो गई, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये पैरेलल लाइंस में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसको बोल देते हैं लेटरल शिफ्ट। इस L को बोल सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
अब ये L कैसे निकाला जाए? यहां से परपेंडिकुलर टपका दो, ये L है ना, हाँ ये L है। देख के इधर बोर्ड की तरफ देख के, ये I है तो ये पूरा एंगल I है, ये वाला एंगल कितना है? I माइनस R। बेटा ये L है, क्या तुम ट्रिग्नोमेट्री से ये लाइन लेंथ निकाल सकते हो? ये हाइपोटेन्यूज है ना, कैन आई से दिस इज L अपॉन साइन I माइनस R, हाँ या ना? अब इसको एक्सटेंड कर दो, ये वाला एंगल R है और ये T है, ये लेंथ लिख सकता हूं मैं इस ट्राइंगल को देखते हुए, दैट इज T अपॉन cos R. So can I say L is T upon cos R sin I minus R. ये फॉर्मूला याद तो होगा नहीं, लेकिन एक लाइन में निकालना आता है। तुम्हें लगता है ये याद हो सकता है? नॉट इजी, लेकिन एक लाइन में निकाला जा सकता है। इसे 10 बार निकालने की प्रैक्टिस करो, जब तक ये तुम 10 सेकंड में ना निकाल लो। क्या निकाल लो? हाँ, उसके बाद ये भी हो सकता है कि सम पीपल आर, देखो, क्रेजी, दे से ओके यू डोंट रियली नो R, यू डोंट रियली नो R, you have to write R in terms of I, you should. मैंने कहा okay, I can say R is sin inverse 1 by mu sin I। हाँ, अब इस R को यहां डाल दिया, L is T sin I minus sin inverse 1 by mu sin I, हाँ जी कुछ ज्यादा गंदा मच गया, cos sin inverse 1 by mu sin I, this is lateral displacement। नहीं, सिंपल वाला याद मेरे को तो आज तक याद नहीं हुआ, तुम्हें कैसे याद हो जाएगा? निकालना याद हो सकता है। ग्लास लैब ओवर। गाइस, क्वेश्चन इज इधर देखें, हमारे पास यार देखो, एक जमाने की साइंस इस दूसरे जमाने का मैजिक, या एक जमाने का मैजिक इज आज की साइंस। सो अब जो है फॉर एग्जांपल, मान लो ये एक वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल है, हाइट h है और डायामीटर 2r है। यहां पर सेंटर पे कॉइन रख दिया, यहां पे सेंटर पे कॉइन रख दिया, और किसी को यहां पर बिठा दिया, यहां पे उसकी आंख ऐसे है, अच्छा उसको कुछ दिख रहा है, वो ऐसे बैठा कि उसको ये कॉर्नर दिख रहा है, और ये कॉर्नर बेयरली दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बेयरली। डू यू रियलाइज बेयरली का मतलब क्या है? कि जस्ट बाउंड्री से टच करते हुए ऐसे नहीं जा रही है, हाँ या ना? उसको कॉइन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कॉर्नर से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, ये तो ब्लॉक हो जाएंगी, ये कॉर्नर बेयरली दिख रहा है, इसके ऊपर वाले पॉइंट सारे दिखेंगे, क्योंकि ये वाले पॉइंट से कोई ना कोई रे तो उसकी आंख में चले जानी है, हाँ या ना? लेकिन कॉइन वाली कोई भी रे उसकी आंख में नहीं जानी, क्योंकि वो उसकी आंख के ऊपर से जानी है, हाँ या ना? कॉइन नहीं दिखेगा। अब ये अब मैजिक किया, मैजिशियन ने मैजिक किया, उसने पानी डाला इसमें, और पानी डाला और यहां तक पानी भरा और कॉइन विजिबल हो गया। तो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट कॉइन बिकम्स visible? It becomes visible on filling till top. पहली बात तो ये मिनिमम क्यों बोल रहा है?
मतलब आइडिया बीइंग, मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ तो लॉजिक होगा भाई। उसने ये कहा था कि ये कॉर्नर बेयरली विजिबल था, ये कॉर्नर बेयरली विजिबल था, ये आंख थी। अब ये तो ओरिजिनल रे हो गई। अब उसने कहा पानी भर दिया टॉप तक, पानी भर दिया टॉप तक, ये कॉइन था। कॉइन से जो रे जा रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ब्लू वाली रे को फॉलो कर जाए तो कॉइन वुड बिकम विजिबल। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। यहां पर ये बाउंड्री का रोल प्ले करेगा, ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल प्ले करेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रोल प्ले करेगा। और क्या मैं कह सकता हूं जो ये आर है ये बेसिकली ये वाला एंगल आर है। हाँ ये आर है, ये बेसिकली ये वाला एंगल आर है। गॉट इट और नॉट? अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो म्यू साइन आई इज 1 साइन आर। ज्योमेट्री से साइन आई लिख सकते हैं, म्यू ये आई है तो साइन आई हो जाएगा दिस अपॉन दिस, दैट इज आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। और साइन आर को लिख सकते हो 2r अपॉन अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस 4r स्क्वेयर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सो इससे तुम क्या निकाल लोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे। अब हाउ इज दिस मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब मैं सोच रहा हूं ये मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होता तो भी दिखता, कैसे दिखता? अब इसका मतलब ये वाली रे नहीं दिखती, ये वाली रे नहीं दिखती क्योंकि ये वाली ज्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती। इसका मतलब ये वाली रे आंख में चली जाती है। इसका मतलब उसको कॉइन से राइट वाली चीजें भी दिख जाती क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट यहां पे होता जिसकी रे कॉर्नर से रिफ्रैक्ट होके उसकी आंख में जाती। फील आई या नहीं आई? हाँ, किस तो तभी तो मैंने कहा कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट इट बिकम्स विजिबल। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन मिनिमम वाला देन आल्सो इट विल बी विजिबल। हाँ या ना? देन इट विल बी विजिबल बाय अ रे नॉट कमिंग फ्रॉम द कॉर्नर बट फ्रॉम समवेयर बिफोर द कॉर्नर। अगर वो मिनिमम वाला है तो कॉर्नर वाली रिफ्रैक्ट होकर आंख में जा रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करोगे उतना इधर वाले पॉइंट्स विजिबल होते जाएंगे। ये वाला पॉइंट कभी भी विजिबल नहीं हो सकता, फॉर गॉड सेक नहीं हो सकता। नहीं हो, ये कैसे हो जाएगा? ऐसे आएगी। अरे वो तो बेचारी जब आई 0 तो आर तो 0 होगा ही, वो तो स्ट्रेट ही जाएगी। तो ये वाला कभी विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये वाले विजिबल हो सकते हैं जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते जाओ। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? डन विद द क्वेश्चन। इधर देखो गाइस, क्वेश्चन है समझा रहा हूं, सुन लो मेरी बात। दिशा क्वेश्चन सुन लो। ये वेसल है, इसकी हाइट है 3h। कितनी हाइट है? 3h। इसकी चौड़ाई कितनी है? 2h। इसके अंदर एक रॉड है हाइट h की, और इस रॉड का ऊपर वाला पॉइंट विजिबल है एक पर्सन को, ये A पॉइंट। इसका मतलब A से रे जग गई और इस बंदे की आंख में चली गई। सुन लो मेरी बात, इधर देखो, चली गई। क्या मैं कह सकता हूं ये H है तो ये 2H है और ये भी 2H है। इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है। यहां तक का सोच लिया मैंने? सोच लिया। अब इसने कहा पानी भरा सिर्फ 2H तक, तो पानी भरा सिर्फ 2H तक, तो नीचे से 2H तक पानी भर गया, नीचे से पानी
2h तक भर दिया। अब ये कह रहा है ये पॉइंट बी भी विजिबल हो गया, तो बी से आने वाली रे ए वाली रे का पाथ उठा ले। यहां तक का समझ में आ गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, आई निकालना मुश्किल है। अब आई क्या है, ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल आई होना चाहिए। अब ये 45 है, ये ओवरऑल हाइट कितनी है 2h, और ये कितनी है h, तो ये हाइट कितनी हो गई h, ये हाइट h हो गई, और ये एंगल 45 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया h। ये डिस्टेंस निकालना क्रक्स था, ये डिस्टेंस निकालना क्रक्स था, क्योंकि तुमने ये कहा कि ये ओवरऑल 2h तक भरा है और ये हाइट है h, तो ये हाइट h होनी चाहिए। ये 45 डिग्री है, तो ये भी h होगा। जैसे ही तुमने कहा कि ये h है और ये 2h है, तो ये लेंथ कितनी हो गई √5h। तो साइन आई कितना हो गया, साइन आई हो गया दिस अपॉन दिस, दैट इज 1/√5। अब स्नेल्स लॉ लगा दो, म्यू साइन आई इज 1 sin 45, तो ये आ गया म्यू 1/√5 इज 1/√2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया √5/2 एंड वी आर डन।